Okay, so hello everyone. A very warm welcome to all of you once again into Sumit Sir CSAT classes, Reasoning and CSAT by Sumit Sharan Sir. So एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास में। और आज जो हम सेशन करने वाले हैं ये हमारा पार्ट टू होगा बेसिकली हमारे प्रीवियस वीडियो का 2025 यूपीएससी सीसैट प्रीलिम्स का मैथ्स एप्टीट्यूड का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस किया था और आज हम एप्टीट्यूड के वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आया था कि सर ऑनलाइन तो बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं बट फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। वीडियोस देखने के बाद भी क्वेश्चन डिस्कशन देखने के बाद भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आंसर क्लियर नहीं हो रहा है, तो काइंडली एक वीडियो उस पर बनाएं। सो फाइनली आप लोगों के डिमांड पे आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ से। इसमें यूपीएससी सीसैट के हर एक क्वेश्चन को मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं कि इस बार का जो 2025 जो प्रीलिम्स का पेपर था यूपीएससी का इसमें इंग्लिश तो मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश हाफ क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड थे, हाफ क्वेश्चन इजी थे। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें रीजनिंग का पार्ट काफ़ी इजी था, लेकिन एप्टीट्यूड के पार्ट में यूपीएससी ने फिर से गेम खेल दिया आपके साथ। जस्ट लाइक अगर आपने 2022, 23 एंड 24 के पेपर्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे प्रॉपरली, जिस भी स्टूडेंट ने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया होगा उनका ये सेक्शन बहुत अच्छा से गया होगा। मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छे से बना होगा, उन्होंने 30+ क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाए होंगे। लेकिन जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा उन्हें क्वालिफाई करने में दिक्कत आएगी। तो इस बार का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड था अगर हम एप्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में बात करें तो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही रखा गया था। ओके, तो जैसा कि मैंने अपने क्लासेस में हमेशा से आप सभी को कहा था कि आप सभी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे नंबर सिस्टम, मैं हमेशा से एक चीज़ पे ध्यान देता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इस बार के अगर हम नंबर सिस्टम से देखें तो ऑलमोस्ट 35 से 36 क्वेश्चन अकेले नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें ये डेटास पता है कि मैथ्स में ऑलमोस्ट अगर मैथ्स में इन टोटल, सॉरी ये मैंने थोड़ा इसे रॉन्ग लिख दिया, 35 से 36 क्वेश्चन इन टोटल पूछे गए थे एप्टीट्यूड में से। एप्टीट्यूड में से इन टोटल अगर हम देखें तो 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से अकेले नंबर सिस्टम अगर हम चैप्टर की बात करें तो नंबर सिस्टम से 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे पूरे पेपर में। नंबर सिस्टम से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये मैथमेटिक्स का। ओके, 36 क्वेश्चन इन टोटल, जिनमें से 25 क्वेश्चन अकेले एक सिंगल चैप्टर नंबर सिस्टम से पूछा गया और बाकी 11 क्वेश्चंस मिक्स अलग अलग चैप्टर से एक दो करके पूछे गए हैं। ओके, सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारे सीसैट का, अगर हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अकेले ये चैप्टर से 25 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस इस बार आए हैं और अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमें इसे डिस्कस करना है इस पूरे पेपर को। तो चलिए कॉपी पेन लेके सब लोग बैठेंगे और अपने आंसर की सभी मैच करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सेट ए डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, और सेट ए का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ अस। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सी व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज a natural number n is such that it can be expressed as n equal to p plus q plus r। ठीक है, एक नेचुरल नंबर n है जिसे हम इस फॉर्मेट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर के टर्म्स में, वेयर पी क्यू आर आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n। पी क्यू आर ऑल द थ्री आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट वर्ड पे ध्यान देना, तीनों अलग अलग फैक्टर्स होंगे n के। देन हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? ऐसे कितने नंबर्स होंगे 50 के नीचे, 50 से बिलो, लेस देन 50, जिनमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। ठीक है, तो द इक्वेशन इज n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर आप टर्म्स को देखेंगे ना तो यहाँ पे सपोज दैट अगर मैं हिट एंड ट्रायल नंबर सिस्टम का, आपको एक ट्रिक याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं हिट एंड ट्रायल करके। ये इकलौता मैथ्स का चैप्टर है जिसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। यहाँ पे एकमात्र ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सभी फॉर्मूलाज फेल हो जाते हैं। बाकी सभी चैप्टर में, एडवांस में, अर्थमेटिक में आपको फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे।
लेकिन नंबर सिस्टम इकलौता एक चैप्टर है मैथ्स का जिसमें कोई फॉर्मूला, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करता। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करके और प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। और दैट्स व्हाई यूपीएससी एवरी ईयर इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करता है। ओके, सो कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को? द नंबर n इज इक्वल टू थ्री नंबर सम p प्लस क्यू प्लस आर। तो सपोज अगर हम यहाँ पे नंबर्स को रख दें 1 2 3, क्योंकि p q r क्या होंगे? डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे n के। ओके, सो p q r को हमने 1 + 2 + 3 लिख दिया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? इनका सम 6 हो गया। ठीक है, चलो अब इनके मल्टीपल्स इनको डबल करके लिख दो। 2 + 4 + 6, ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो गया सम। चलो नेक्स्ट फिर भी 3 टाइम्स कर दो, इनका 3 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा? 3 + 6 + 9, ये कितना हो गया? 18 हो गया। करेक्ट। इसके बाद फिर से इनका 4 टाइम्स कर दो, इट विल बी 4 + 8 + 12, ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 24। और ऐसे करके आप अगर वन बाई वन चेक करेंगे, इनका 5 टाइम्स कर दो। नंबर्स का अगर आप 5 टाइम्स करेंगे, कौन से नंबर्स का? जो इनिशियल गिवन नंबर्स है इनका इनका 5 टाइम्स कर दो, तो क्या हो जाएंगे? 5 + 10 + 15। यहाँ पे सम कितना आएगा? देयर विल बी 30 एंड सो ऑन। ऐसे करके अगर आप सम चेक करोगे तो और भी सम आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सम विल बी इक्वल टू 36, अगर आप 6 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट विल बी 42 एंड नेक्स्ट विल बी 48। तो ऐसे करके आपको सम मिलते चले जाएंगे। तो ये आपको सम मिलेंगे। हमें बोला गया लेस दैन 50 होना चाहिए, तो दैट्स वाई हमें 48 तक ही जाना है, यहाँ पे जाके हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स का हमें सेट मिल रहा है? आप अगर काउंट करके देखें, यहाँ पे 8 नंबर्स हमें ऐसे मिल रहे हैं बिलो 50। तो 8 ऑप्शन में है क्या? डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ओके, चलिए, होप सो क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसे हम सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, दिस इज ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज, मैं सेट ए डिस्कस कर रहा हूँ और सेट ए का क्वेश्चन नंबर 6 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड का। सो द क्वेश्चन इज, थ्री प्राइम नंबर्स p q and r each less than 20, p q r each less than 20 are such that p minus q equals to q minus r, then how many distinct possible values can we get for p plus q plus r? Okay, वंस अगेन देखो, हमें इंप्रेशन दिया है p माइनस क्यू इक्वल टू q माइनस r। तो क्या हम q को इस साइड ट्रांसफर करके p प्लस आर इक्वल्स टू 2q लिख सकते हैं क्या? चलो अब अगर इस पे आप सेट करो वैल्यूज, अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं वैल्यूज यहाँ पे? पी क्यू आर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स हैं। पी क्यू आर प्राइम नंबर्स हैं, हमें ये ध्यान रखना है। तो पी क्यू आर के वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं? देखो, अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज रखोगे 3 + 7, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 7 इक्वल टू 10। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट पे 2q के फॉर्म पे एक्सप्रेस करना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम 3 + 11 लिखें, देन इट विल बी 33। तो इसे हम, सॉरी, अगर हम 3 + 11 लिखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। इसे हम लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक है, चलो अगर हम लिखें 5 + 17, ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 को हम 2 × 11 कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2q के फॉर्मेट पे एक्सप्रेस करना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम 19 + 3 लिखें, क्योंकि हर प्राइम नंबर लेस दैन 20 होना चाहिए। तो लेस दैन 20 के प्राइम नंबर्स पे मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। इट विल बी इट विल बी इक्वल्स टू, अगेन 22 आ गया, तो इसे भी हम 2 × 11 लिख सकते हैं। और कोई वैल्यू अगर हम चेक करें तो 19 और 7 अगर हम रख के देखें, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 + 7 will be 26। 26 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 × 13। ओके, तो हमने इसे ऐसे लिखा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं होता, पूछा गया था कि हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज वी कैन गेट, तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हम काउंट कर लेते। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज आप देखो, तो ये दोनों वैल्यूज एक ही वैल्यू दे रहे हैं हमें, ये दोनों सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, तो इसे आप 1 यूनिट ही काउंट करोगे, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज बताना है। इन दोनों ही केसेस में q का वैल्यू 11 हो जा रहा है, सो दैट्स वाई हम इन दोनों को 1 यूनिट ही काउंट करेंगे, सिंगल ही काउंट करेंगे। एक नेग्लेक्ट हो जाएगा, सो एक छोड़ दोगे आप, तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वैल्यूज हैं।
1, 2, 3, and 4. Four sets are possible. That's why option number A will be the right answer. Okay. Hope so clear. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन फीडबैक्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. चलिए हम देखते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज हाउ मेनी possible values of p plus q plus r are there satisfying. मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि ऑप्शंस आप सभी को दिखें. चलिए. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. How many possible values of p plus q plus r are there satisfying 1 by p plus 1 by q plus 1 by r equals to 1, where p, q and r are natural numbers. Okay, not necessarily distinct. तो डिस्टिंक्ट नहीं हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है. ओके. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 1. ओके. अब यहाँ पे आपको बेसिकली अगेन मैंने बताया ना, नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हिट एंड ट्रायल करके ही बनाओगे. ओके. तो हिट एंड ट्रायल करके आप चेक करो. यहाँ पे सम हमें 1 मिलना चाहिए. तो तीन फ्रैक्शंस का सम हमें 1 चाहिए. तो फ्रैक्शंस हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहला फ्रैक्शन हो सकता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 कर लो. देखो ये 1/4 प्लस 1/4 ये हाफ दे देंगे, और हाफ प्लस हाफ कितना मिलेगा? ये 1 दे देगा. इट विल गिव यू 1. और क्या हो सकता है? अब 1/3 को 3 बार ऐड कर दो. 1/3 रेशियो को 3 बार ऐड कर दो. इट विल ऑल्सो गिव यू 1. इट विल ऑल्सो गिव यू 1. ओके. और क्या हो सकता है? आप 1/2 प्लस 1/3 करोगे तो ये कितना देगा? ये आपको 5/6 देगा. और इसमें आप 1/6, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ. देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 हमने किया, और इसमें हमने 1/6 ऐड कर दिया. तो 1/2 प्लस 1/3 कितना देगा? इट विल बी गिव 5/6. और 5/6 प्लस 1/6 ये भी कितना देगा? 1 दे देगा. सो ये हमें तीन डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं पी क्यू आर के, और तो कुछ होना पॉसिबल नहीं है. यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ऑप्शन 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आप सभी के सामने बोर्ड पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कैसे करेंगे. सी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. सो द क्वेश्चन इज a team scored a team X scored a total of n runs in 20 overs. Team Y tied the score in 10% less overs. Okay. Had teams Y's average had teams Y's average run rate, that means runs per over, been 50% higher. अगर टीम Y का एवरेज रन रेट 50% ज़्यादा होता, then the scores would have been tied in 12 overs. अगर टीम वाई का एवरेज रन 50% ज़्यादा हो जाता तो स्कोर 12 ओवर्स में ही टाई हो जाते. हाउ मेनी रन्स वे स्कोर्ड बाय टीम एक्स? एक्स का स्कोर रन्स कितना होगा? एक्स का स्कोर रन्स कितना होगा हमें ये बताना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे? देखो हमें क्वेश्चन में डेटाज दिए हैं, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो एक्स का स्कोर रन हमें पूछा गया है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर्स. सम बाई नंबर्स. तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करके देखें तो एक टर्म में एवरेज यहाँ पे एक्सप्रेस्ड है, और सेकंड टर्म में हम उसे 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और डिफरेंस जो होगा टाइड हो जाएगा नेक्स्ट 12 ओवर्स में ही. तो इस डेटा को सिंप्लीफाई करके भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि टीम एक्स का रन कितना होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं. उसके लिए और भी डेटा चाहिए. जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे वी कांट गिव द आंसर. So that's why option D will be the answer for this question, that is cannot be determined. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये 9 नंबर था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. देखते हैं इसे कैसे करेंगे. चलिए सब लोग सॉल्व करते जाएंगे, साथ ही साथ कमेंट्स करते जाएंगे आंसर में. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते जाएंगे आपके आंसर्स. ठीक है, जो भी आप बना पाए हैं. सो दैट इज 10 नंबर क्वेश्चन. ओके. चलो अब ध्यान से सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्या गिवन है? द प्राइस पी ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय k% एंड देन डिक्रीज बाय k%. ठीक है.
again increase by k percent and again decrease by k percent. If the new price is q, then what is the relation between p and q? चलिए ठीक है, मान लो कि प्राइस अगर यहाँ पे 100% था, 100 था इनिशियली, और इसमें हमने के का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं आप, 10%, 20%, हिट एंड ट्रायल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लो सिंपल वैल्यू रखने पे हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा, हम के को 10% मान लेते हैं, ठीक। तो के को हमने 10% मान लिया, और ये मानने के बाद हमने प्राइस को, हमने 100 को इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 10% से इंक्रीज किया। तो ये कितना हो जाएगा? हमने 110 बढ़ा दिया आउट ऑफ 100, ठीक है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को 10% से डिक्रीज किया, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको आप 11 से डिक्रीज करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 99/100, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन इस वैल्यू को क्या किया, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे अगेन 10% से बढ़ाया, और 10% से बढ़ा दिया मतलब ये फिर से यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख दो ना, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो, हमने इसको 10% डिक्रीज किया, हमने फिर से 10% बढ़ाया, और हमने इसको फिर से 10% डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये करने के बाद आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखो। आप अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो, यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए, और यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए। चलो, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? इट विल गिव यू 99 इंटू 99 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचेगा? नीचे 100 बचेगा, ठीक है। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू, अब देखो यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हुआ है, हमें पूछा गया कि पी और क्यू का रिलेशन क्या होगा। तो वैल्यू अगर अल्टीमेटली हमने सॉर्ट आउट किया है तो इट विल गिव 9901 है। आप इसे सॉल्व करके देखना, 9901 मिलेगा आपको। और यहाँ पे पी और के जब रैंडम वैल्यूज रख के आप इम्प्रेशंस को चेक करेंगे, जब आप इस इम्प्रेशन को चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रख के, कि हमने के का वैल्यू 10% बढ़ाया तो पी का वैल्यू इतना आ रहा है, और जब आप इम्प्रेशंस को रख के इनके वैल्यूज को चेक करेंगे, देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए एज द आंसर। आप वन बाई वन पुट करके चेक चेक कर सकते हो। के का वैल्यू हमने के 10 रखा, पी का वैल्यू 100 रखा, तो एक वैल्यू आएगा। तो ऐसे करके आप वन बाई वन चेक करेंगे, देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, होप सो क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसका नंबर होगा 17। दिस इज आवर 17 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए, so this is our question, this is question number 17। चलिए, so the question is, the price, the petrol price shot up by 10% as a result of the hike in crude oil prices. Okay, the price of petrol before the hike was rupees 90 per liter. A person travels 2200 kilometer every month and his car gives a mileage of 16 kilometer per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at the previous level? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हमने प्राइस में हाइक कितने परसेंट का किया? 10% का हाइक किया। तो मैंने आपको ए बी रूल बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि अगर 10% का हाइक करेंगे किसी भी एक चीज़ के क्वांटिटी में, 10% का मतलब कितना होगा? 10% का मतलब 1/10 होगा। हाइक हुआ है तो प्लस ले लो। तो सेकंड वैल्यू किस अमाउंट से डिक्रीज होगा? सेकंड वैल्यू कौन सा अमाउंट से डिक्रीज होगा? प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस लो। अपर नंबर बिल्कुल सेम होगा, और 10 प्लस 1 लोअर नंबर हो जाएगा 11। तो -1/11 का डिक्रीमेंट होगा, -1/11 का डिक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स व्हाट? 1/11% का डिक्रीमेंट होगा उस प्रोडक्ट के प्राइस में, उस प्रोडक्ट के सेकेंड टर्म के वैल्यू में। तो प्राइस को अगर हमने 10% तक बढ़ा दिया तो हम लोग किस चीज़ को घटा रहे हैं यहाँ पे? किलोमीटर, हमारे डिस्टेंस ट्रैवल को घटा रहे हैं। और डिस्टेंस ट्रैवल को हम किस लेवल से घटाएंगे सो दैट हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे? हम 1/11% से घटाएंगे। तो सिंपली 2200 हमारा जो किलोमीटर डिस्टेंस था, इसे आप 1/11 पार्ट इसका कैलकुलेट कर लो, ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका कैंसिल होके हो जाएगा 200। सो दैट्स इट, 200 किलोमीटर विल बी द आंसर। हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे बाय 200 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, इसे मैं टफ नहीं बोलूँगा, काफ़ी बेसिक और इजी क्वेश्चन था ये। थोड़ा कैची था, आपको ट्रिक्स को यूज़ करना आना चाहिए।
वरना ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी हुई थी इस क्वेश्चन में। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, और 17 के बाद नेक्स्ट ये 18 नंबर क्वेश्चन है आप सबके सामने। सो नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, क्या होंगे वैल्यूज देखते हैं। सी, नंबर सिस्टम का ही प्रॉब्लम अगेन फिर से। अ 4 डिजिट नंबर n is such that when divided by 3, 5, 6, 9 leaves a remainder 1, 3, 4 and 7 respectively. A number n is such that when divided by 3, 5, 6 and 9 leaves a remainder 1, 3, 4, 7 respectively. Then what is the smallest value of n? एक 4 डिजिट नंबर n होगा, इसके स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना रहेगा, सो दैट हमने अगर इस नंबर को 3, 5, 6, 9 से डिवाइड किया तो हमें हर केस में 1, 3, 4 एंड 7 रिमाइंडर्स मिलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमने डिवाइड किया 3, 5, 6, 9 से और हमें रिमाइंडर कितने मिल रहे हैं, हमें रिमाइंडर्स मिल रहे हैं 1, 3, 4 एंड 7। तो रिमाइंडर्स को अगर आप डिविजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे हर केस में आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे आपको हर केस में डिफरेंस कितना मिला, 2 मिला। अब इनका आप एलसीएम ले लो, जो अपर टर्म्स है इनका आप एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आप देखो कितना आ रहा है, और यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो 2, तो बिलो साइड एलसीएम 2 हो गया, इनका एलसीएम 90 आ जाएगा। सो 90 में देखो यहाँ पे 2 यूनिट हम लोग डिक्रीज करेंगे, 90 इंटू 10 दिस विल गिव यू। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगे, हमें बोला गया कि 4 डिजिट नंबर n लेना है, सो दैट ये जो नंबर है इसका रिमाइंडर 1, 3, 4 एंड 7 मिलना चाहिए अगर हम 3, 5, 6, 9 से डिवाइड करते हैं। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना सभी कि 90 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो 900 मिलेगा, ये 3 डिजिट होगा। 90 इंटू 11 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ये भी 3 डिजिट होगा। 90 इंटू 12 करो, 90 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो 1080 हमें वो लीस्ट मिनिमम 4 डिजिट का नंबर मिला। अब इसमें से हमें 2 सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1078। दिस विल बी द आंसर। 1078 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ओके चलिए, होप सो क्लियर, दैट वाज 18 नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, काफ़ी ट्रिकी और इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूडी। यूडी मींस यूनिट डिजिट। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था क्लास में सभी को इसके बारे में, हमने सी सैट जस्ट फिल्म्स के पहले जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे मैंने, उनमें इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने किया था। ओके, तो चलिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखो ये सभी ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि 5 के मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी आएंगे इसमें, तो यहाँ पे यूडी ऑलवेज कितना मिलेगा, यहाँ पे यूडी ऑलवेज कितना मिलेगा, आप लोग आराम से आंसर कर सकते हो। 5 के टर्म्स में जहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो यूडी ऑलवेज हमें 5 के टर्म्स में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 विल बी द आंसर क्लियरली। ये विदाउट यूजिंग पेन टिक आउट करने वाला क्वेश्चन था। होप सो क्लियर। चलिए, सो दैट वाज 20 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 25 नंबर। चलिए देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। ओके चलिए, सब लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, सी, consider the first 100 natural numbers. How many of them are not divisible by any one of 2, 3, 5, 7 and 9? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करना है, इनमें से हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड 9। तो 2 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं, 2 से डिविजिबल तो 50 नंबर होते हैं, तो 100 में से 50 नंबर तो हटा ही दो। और ये 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे इवन होंगे, तो इवन नंबर्स को हमने हटा दिया, अब बच गए 50 नंबर्स। अब इन 50 नंबर्स का हमें हिसाब करना है। अच्छा, 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स होते हैं, 3 से अप्रॉक्सीमेटली 33 नंबर डिविजिबल होते हैं 3 से, तो आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। इवन तो हमने पहले ही हटा दिया है, तो ऑड नंबर लगभग लगभग आप मान लो 16,
16 ऑड नंबर्स आप और हटा दो तो 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा ये, दिस विल गिव 34। चलो अब 34 का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है किससे, 2 एंड 3 का कहानी खत्म। अब 5 7 और 9 से चेक करो। 5 7 और 9 से जब हम चेक करेंगे तो 5 से 20 नंबर डिविजिबल होते हैं। 5 से डिविजिबल होंगे 20 नंबर्स, जिनमें से आधे इवन होंगे आधे ऑड। इवन नंबर्स को हमने हटा दिया क्योंकि 2 से जो डिविजिबल है वो पहले हटा चुके हैं। तो 5 से जो इवन नंबर डिविजिबल है 10 नंबर हमने हटा दिया। जो ऑड नंबर्स बचे उनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बचा कितना, 24 बचा। अब ये 5 का कहानी खत्म, बच गए 7 और 9। तो 7 और 9 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे यहाँ पे, तो इन 24 नंबर्स में से 7 और 9 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, आप अगर चेक करोगे तो 7 और 9 से डिविजिबल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अगर आप चेक करो 7 से, तो लमसम लमसम 7 से घटाने के बाद ये आप यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल गिव अप्रॉक्सीमेटली, ये लमसम इसका जो वैल्यू होगा वो 23 और 22 के बीच आना चाहिए। सो 23 और 22 के बीच अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आना चाहिए। इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 22 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। सो 22 वैल्यूज, यहाँ पे इतने क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं बट यहाँ पे ऑप्शन जो है आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, इसका आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने नंबर्स डिविजिबल हैं हमने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, आवर आंसर इज 22। ओके, चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट वाज 25। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये है हम सबके सामने क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम कैसे काम करेंगे देखते हैं, लेट्स सी। सी द क्वेश्चन इज, इफ द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 4 एंड 8। देखो x का वैल्यू 4 से 4 के बराबर या उससे बड़ा होगा और 8 के बराबर या उससे छोटा होगा, एंड द वैल्यू ऑफ y लाइज बिटवीन 2 एंड 7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। हमें मैक्सिमा टू मिनिमा का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब x और y के दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज आप लेंगे। तो जब x का वैल्यू 8 लेंगे, y का वैल्यू 7 लेंगे, तो आपको मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और मिनिमम वैल्यू एक्स माइनस वाई डिफरेंस का मिनिमम वैल्यू कब होगा, ये वैल्यू मिनिमम तभी होगा जब यहाँ पे y का वैल्यू मैक्सिमम हो, x का वैल्यू मिनिमम कर दें। जितने बड़े नंबर से जितना छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू उतना ही मिनिमम होगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पे 7 है, और x का मिनिमम वैल्यू कितना, x का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इट विल गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर y का मिनिमम और x का मिनिमम लेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2 देगा। तो ऐसा नहीं करना है, x माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें लीस्ट रखना है, y का वैल्यू मैक्सिमम रखना है। तो y का वैल्यू हमने 7 रखा, x का वैल्यू हमने 4 रखा, 4 माइनस 7 गिव्स 3। और आप यहाँ पे जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, -3 पुट करेंगे, इट विल गिव -5। देखो -5 है क्या, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम करेंगे 27 नंबर, इसके बाद वाला क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 27। लेट द क्वेश्चन इज, let P and K be prime numbers, okay, such that P square plus K is also a prime number less than 30. This is 30, less than 30. So what is the number of possible value of K? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के यहाँ से हम जो 3-4 क्वेश्चंस बनाएंगे, ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के पूछे गए एग्जाम में। और अगर मैंने पहले बताया था आप सभी को कि अगर कोई एस्पिरेंट 30 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आता है तो उसका सीसैट आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ये 30 क्वेश्चन कौन से होंगे आपको पिक करना पड़ेगा। आपको पेपर को देख के पिक करना पड़ेगा कि आप पहले 30 क्वेश्चन करेक्ट कर लो, और उसके बाद अगर टाइम बचा रहता है, अगर टाइम आपके पास सेव रहता है, तो आप रेस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसमें आप श्योर हो। बट फॉर्मूला यही रहेगा पास करने का सीसैट को कि आप पहले पिक करके 30 क्वेश्चन वो बनाओ जो डुएबल हो। ठीक है, अब यहाँ से जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के पूछे गए हैं। See, what is the question? Let both P and K be a prime number such that P square plus K is also a prime number less than 30.
पी स्क्वायर प्लस के शुड बी लेस देन 30. ओके, ये वैल्यू ऑलवेज 30 से कम मिलना चाहिए. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के पॉसिबल वैल्यूज का नंबर क्या हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे अगर हम हिट एंड ट्रायल करें तो पी स्क्वायर प्लस के फॉर्मेट पे हमें कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम इज व्हाट. अगर हम 2 को यहाँ पे लेते हैं, 2 इज प्राइम सपोज, तो अगर हम 2 में क्या ऐड करेंगे कि हमें यहाँ पे रिजल्ट मिले. देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 में हम क्या क्या ऐड करेंगे अगर आप देखो यहाँ पे, तो सम करना है हमें. और अगर हमें सम करना है तो कैसे करेंगे, हमने p का वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 स्क्वायर प्लस k के जगह पे क्या क्या ले सकते हैं बताओ. k के जगह आप 3 ले सकते हो, सम 7 हो जाएगा. 30 से कम आपको सम रखना है, ठीक है. और p और k दोनों उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स होने चाहिए. सो k का वैल्यू हमने 3 पुट करा, k का वैल्यू 7 पुट कर दिया, k का वैल्यू 13 पुट कर दिया, और k का वैल्यू 19 पुट कर दिया, ठीक है. तो जब ये p इक्वल टू 2 हमने लिया है तो k के कितने वैल्यूज आ गए, k के 4 वैल्यूज आ गए. अगर p इक्वल टू 3 आप लेते हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. सो 9 में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 आपने किया तो 11 हो गया. अच्छा, पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो प्राइम नंबर लेस दैन 30. पी स्क्वायर प्लस के जो है वो प्राइम नंबर मिलना चाहिए. देखो 4 प्लस 3 7 होगा, प्राइम है. 4 प्लस 7 11 होगा, प्राइम है. 4 प्लस 13 17 होगा, ये प्राइम है. 4 प्लस 19 23 होगा, प्राइम है. तो आपको के वैसे ही वैल्यूज लेने हैं सो दैट ये सम ऑलवेज एक प्राइम नंबर ही हो. ओके, होप सो क्लियर. सो अगर हमने पी स्क्वायर का वैल्यू 9 लिया तो के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है. 9 प्लस 2 11 हो जाएंगे. क्या 2 के अलावा और कोई नंबर यूज कर सकते हैं. आप अगर 3 यूज करोगे, आप अगर 3 यूज करोगे तो 9 प्लस 3 14 हो जाएगा, नॉट अ प्राइम. आप अगर यहाँ पे 5 यूज करेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, नॉट अ प्राइम. आप अगर यहाँ पे 7 यूज करेंगे तो 7 9 16 हो जाएगा, नॉट अ प्राइम. इस तरह से और कोई वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगे. सो अगर हमने p का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया बताओ, 3 लिया, तो p का वैल्यू 3 लेने पे हमें k का यूनिक वैल्यू मिल रहा है कितना, 2 मिल रहा है, करेक्ट. और उसी तरह से अगर हम p का वैल्यू 5 ले तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा. 25 में क्या क्या ऐड कर सकते हो, 25 प्लस 2 तो नहीं कर सकते, 27 हो जाएगा, वो प्राइम नहीं होगा. 25 प्लस 2 यहाँ पे आप करोगे तो ये 27 हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्राइम. ओके, चलो 3 हम कर सकते हैं, 3 यहाँ पे हम ले सकते हैं. ओके, तो 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, इट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम. 7 कर सकते हैं, 25 प्लस 7 32 हो जाएगा, सम से ज़्यादा चला जाएगा तो नहीं. इसके साथ हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते, इस कॉम्बिनेशन के साथ 25 के साथ हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते. सो फाइनली कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं हमारे पास, के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या मिल रहे हैं. आप बोलेंगे सर 3 7 13 19 और एक वैल्यू होगा 2. तो ये सारे वैल्यूज हो गए. के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, देखो के 5 पॉसिबल वैल्यूज होंगे. तो 5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 5. ऑप्शन नंबर बी 5 इज द राइट आंसर. ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 27. आई होप सो क्लियर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28. इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28. चलो इसे सभी मिलके सॉल्व करते हैं, क्या होगा. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. देखो एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28. सो देखिए, द क्वेश्चन इज there are n set, okay, there are n set of numbers each having only three positive integers. n set of numbers, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से देखना सभी. n sets of numbers each having only three positive integers with LCM equal to 1001, LCM equal to 1001 and SCF equal to 1. There are n sets of numbers each having only three positive integers with LCM equal to 1001 and SCF equal to 1. Then what is the value of n? We need to find the value of n कि n क्या होगा. n is what? n मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है HCF इंटू एलसीएम के, थ्री पॉजिटिव नंबर्स के, जहाँ पे एलसीएम जिसका क्या दिया है हमें, 1001 गिवन है एलसीएम. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि 1001 अगर एलसीएम है तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये 7 11 और 13 का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म होता है 1001. इट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 7 11 एंड 13, और आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 1001.
ओके, तो यहाँ से कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, इन नंबर्स के नंबर सेट के कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं देखते हैं। द नंबर कॉम्बिनेशंस आर 1 1001 एंड 7। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 1001 11। और क्या हो सकता है, 1 1001 एंड 13। और क्या हो सकता है, 1 1001 77। और क्या हो सकता है, 1 1001 91। और क्या आ सकता है, 1 1001 143। और क्या हो सकता है, 13 1001 7। ओके, 13 1001 11। ओके, 7 1001 11। देखो और कुछ आएगा क्या, और कुछ अगर आएगा भी तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल रहा है। देखो अगर आप ऑप्शंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट में 4 5 6 7 8 9 मोर देन 8 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो मोर देन 8 ऑप्शन में है क्या, यस बिल्कुल है, मोर देन 8। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, दिस इज 29 नंबर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। एप्टीट्यूड का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो कैसे करेंगे देखते हैं इसमें। देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी सॉलिड है, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे काम करेंगे। ये मुझे इस पूरे पेपर में सबसे सॉलिड क्वेश्चन ये वाला लगा था मुझे। नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कैसे करेंगे। लेट पी क्यू आर बी ए 3 डिजिट नंबर। ओके, क्वेश्चंस को फर्स्ट सब लोग ध्यान से पढ़िए और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। द क्वेश्चन इज, let PQR be a three-digit number, PPT be a three-digit number, and PS be a two-digit number. Okay, PQR है हमारे पास थ्री डिजिट नंबर, PPT be a three-digit number, and PS be a two-digit number. Where PQRST are distinct non-zero digits. Okay, so further PQR minus PS equal to PPT. ये डिफरेंस हमें गिवन है कि PQR माइनस PS करने पे हमें मिलता है PPT। ओके, ये हमें मिलता है, क्वेश्चन में गिवन है। इफ q इक्वल टू 3 एंड t शुड बी लेस देन 6। देखो आप ना इसे ऐसे कर सकते हो कि अगर यहाँ पे q इक्वल टू 3 एंड t की वैल्यू लेस देन 6 है एज पर द क्वेश्चन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r एंड s। r और s के पॉसिबल सेट्स कितने होंगे हमें ये बताना है। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो इसे हम डिफरेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ऐसे कर लो तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पी पी टी प्लस पी एस एंड दैट विल गिव पी क्यू आर। हम ये कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ज़बरदस्त लेवल पे हिट एंड ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा कि क्यू का वैल्यू अगर हम 3 पुट करें। देखो पी पी टी एंड पी एस, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे हम इससे थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये जो वैल्यू है देखो, q का जो वैल्यू है ये 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3। ओके, तो ये वैल्यू 3 होने के लिए और वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं आपको हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 3 होने के लिए r और s के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं। देखो t जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। ओके, t जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे p के वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं। देखो फर्स्ट ट्रायल, आप ट्रायल अगर करोगे यहाँ पे तो फर्स्ट आप ऐसे कर दो कि p का वैल्यू हमने 1 रखा तो 1 1 t। तो 1 1 t अगर हमने यहाँ पे किया, t का वैल्यू लेस देन 6 होना चाहिए, ठीक है। अब 7 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, लेस देन 6 मान लो आपने 5 रख दिया तो आपने 115 कर लिया। तो हमें सम क्या करना है, सम शुड बी इक्वल टू P3R। अब दिस शुड बी इक्वल टू 1s, क्योंकि p का वैल्यू हमने 1 रखा है। तो आप ये जो सम करेंगे तो p का वैल्यू यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और ये 3 और ये r हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि r के जगह पे क्या रखेंगे। t प्लस एस करने पे अगर हमें r मिलता है, t प्लस एस करने पे अगर हमें r मिलता है तो यहाँ पे r के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं।
आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 115 ले सकते हैं, टी 115 ले सकते हैं, तो उसमें 15 हो जाएगा, 15 ऐड करेंगे तो सम कितना होगा, 120 होगा। ओके, सो दैट जस्ट लाइक दैट अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 114 कंसिडर करें या फिर 112 कंसिडर करें फॉर एग्जांपल, तो 11 टी के जगह पे अगर हमने 112 कंसिडर करा तो दैट विल बी 1s, और इसके साथ जब आप सम करोगे तो कितना मिलेगा, 13 आर। सिमिलरली अगर और क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 114, इसमें हमने 1s ऐड किया, सो दैट विल बी इक्वल टू 13 आर। और क्या पॉसिबल है, 115, इसमें हमने 1s ऐड किया, दैट विल बी इक्वल टू 13 आर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 112। अब देखो यहाँ पे मान लो 19 ऐड करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। ये हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज जो सम है हमें पीपीटी के बराबर चाहिए, ठीक है। ऐसे करके जब आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आर और एस के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या मिल रहे हैं, आर और एस के पॉसिबल वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे, देखो 2 और 8 हो सकता है जो हमने यहाँ पे पुट किया। आर के वैल्यूज अगर आप 2 रखेंगे तो एस का वैल्यू 8 होने पे आर 2 देगा, 2 एंड 8 हो सकता है, 2 एंड 7 हो सकता है, एंड उसी तरह से आप चेक करो 4 एंड 9 हो सकता है। ये 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं आर और एस के, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज विल बी देयर। 3 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। ओके, चलो, दिस इज क्वेश्चन 35। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 35 का आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ आप सबके लिए। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन, we need to find what is the maximum value, what is the maximum value of n। this is question number 35। okay, 35, चलो देखते हैं। see, what is the maximum value of n such that 7 into 343 into 34385 into 1000 into 2401 and so on is divisible by 35 to the power n। this number has to be divisible by 35 to the power n। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, तो आप पहले इसे 35 के फॉर्म में ब्रेक करो। 35 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। तो आप गिवन नंबर को 7 इंटू 5 के टर्म्स में ब्रेक कर लो यहाँ पे। अब जैसे ब्रेक करेंगे तो देखो नंबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 343 इंटू 385 है, इंटू 1000 है, इंटू 2401 है, एंड इंटू 5 टाइम्स 7 है। ओके, 5 टाइम्स 7 है। इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ, इसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ये 7 तो हो जाएगा, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। उसके बाद 385 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 11 इंटू 5, देखो आ जाएगा 385। उसके बाद हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आगे हो जाएगा 5 क्यूब, 125 क्यूब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विल बी 2 क्यूब और इनटू 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4, और इनटू लास्ट वन विल बी 7 इनटू 5 टाइम्स 1। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अब यहाँ से ये चेक करो कि यहाँ पे 7 इंटू 5 के कितने पेयर मिल रहे हैं। 7 इंटू 5 के 7 हमें कितनी बार मिला, एक बार, दो बार, यहाँ पे 3 बार 7 है, टोटल 7 कितने हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स और यहाँ पे 7 है, ठीक है। और 5 कितनी बार है, अगर हम 5 को देखें तो 5 यहाँ पे है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 5 है। ओके, 4 टाइम्स से ज़्यादा तो 5 नहीं मिलेगा, तो 5 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 7 इंटू 5 के कितने पेयर हम निकाल सकते हैं, 7 टू दी इंटू 5 टू दी पावर n, और यहाँ पे 7 और 5 के पेयर्स कितने हैं, 4 है। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये तो सबने किया ही होगा, डुएबल है ये। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिस वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। ओके, दिस इज 37, सॉल्व करते हैं चलिए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चलो
ये कैसे होगा देखते हैं, चलिए। द क्वेश्चन इज, पी एंड क्यू वॉक अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक। P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in opposite directions. एक सर्कुलर ट्रैक पे मान लो एक पॉइंट से रन करना शुरू किए पी एंड क्यू, ठीक है। दे स्टार्ट एट 5 a.m. ये स्टार्ट करते हैं 5 a.m. पे, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इस साइड अगर पी रन करना शुरू करेगा तो क्यू ऑपोजिट साइड रन करना शुरू करेगा। पी वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 राउंड्स पर आवर एंड क्यू वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 राउंड्स पर आवर। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 राउंड्स पर आवर हो जाएगा। 8 राउंड्स पर आवर हो जाएगा इनका रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो 8 राउंड्स पर आवर बोलने का मतलब क्या कि 1 आवर में 8 बार ये मीट करेंगे। 1 आवर में 8 टाइम्स ये दोनों मीट करेंगे, हमें ये समझ में आ रहा है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 एंड 7 a.m. तो 5:20 एंड 7 a.m. के बीच में हमें 5 बजे से रन करना शुरू किया, बट 5 बजे से नहीं पूछा गया। हमें बोला गया कि बताओ 5:20 से 7 a.m. के बीच में कितनी बार मीटिंग होगा। 5:20 से 7 a.m. के बीच में कितने मिनट हो जाते हैं, 100 मिनट हो जाएंगे, ये पूरे 100 मिनट हो जाएंगे। तो अगर ये 1 आवर में 8 राउंड्स कर रहे हैं, 1 आवर में अगर ये 8 राउंड्स का मतलब 8 बार मीट कर रहे हैं, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस 60 मिनट में, बाय यूनिटरी मेथड 60 मिनट में अगर 8 राउंड्स कवर कर रहे हैं ये, तो 100 मिनट में कितने बार मीटिंग होगा, यानी कितने राउंड्स कवर करेंगे। इट विल बी 8/60 इंटू 100। आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर लो, 20 से 3 बार में, ये 5 बार में, और ये आपका यहाँ पे कट गया कितना, 40/3 हो गया क्या। 40/3 होगा तो अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हैं इसे 13.33। सो अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम तो इनका क्रॉसिंग मीटिंग होगा ही होगा। 13 है क्या ऑप्शन में, डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। ओके, चलिए नोट कर लेंगे सभी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज क्वेश्चन 39। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे करेंगे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अ tram overtakes two persons x and y walking at an average speed of 3 kmph and 4 kmph in the same direction and completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively. Okay, so what is the length of the tram? ठीक है, तो हमें हमें एक चीज पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ट्राम दोनों पर्सन को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। एक्स एंड वाई वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 kmph, ये एक्स का वॉकिंग स्पीड है और वाई का वॉकिंग स्पीड है 4 kmph। दोनों सेम डायरेक्शन में वॉक कर रहे थे, और ट्राम इन दोनों को कम्प्लीटली, फर्स्ट पर्सन को 8 सेकंड में कम्प्लीटली क्रॉस करता है और सेकंड को 9 सेकंड में क्रॉस करता है। तो लेंथ ऑफ द ट्राम कितना होगा, तो लेंथ ऑफ द ट्राम तो सेम रहेगा। दो इक्वेशन, दो अननोन बनाओ और लेंथ वहां से निकाल लो। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करने में 8 सेकंड का टाइम लगा, डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्राम, एंड स्पीड, स्पीड यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपको मानना है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्राम मान लो टी मानते हैं या फिर स्पीड को एस मानते हैं, तो फर्स्ट पर्सन को जो 3 kmph के स्पीड से क्रॉस कर रहा है, उसे S-3 के स्पीड से ट्राम क्रॉस करेगी, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में आएगा स्पीड, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5/18 ये फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करने में लगने वाला समय होगा, टाइम होगा। सेकंड पर्सन को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम 9 सेकंड है। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्राम बाय स्पीड। स्पीड यहाँ पर रिलेटिव होगा S-4 और मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो इंटू 5/18 करके। नाउ डू द 1/2, 1/2, 2/1 कुछ भी कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। अब 1/2 जैसे ही करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8/9 का रेशियो हमें मिल रहा है, और लेंथ ऑफ द ट्राम का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसमें अगर आप रेशियो लेंगे तो लेंथ लेंथ यहाँ से तो कट जाएगा,
आप यहाँ से डायरेक्ट एक काम करो, स्पीड चलो ठीक है, हम यहाँ पे लेंथ को एलिमिनेट करते हैं, तो 8/9 एल कैंसिल हो जाएगा, 5/18 कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव एस माइनस 4/s-3। इसे सॉल्व करो, एस का वैल्यू कितना मिलेगा डायरेक्टली कैलकुलेट करो, यहाँ पे हो जाएगा 8s 9s, 9s माइनस 8s, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ से एस का वैल्यू दे देगा 12। एस का वैल्यू आ गया 12, मतलब स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। और ये एस की वैल्यू आप 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, फ्रॉम 1, मान लो 1 में अगर हम इस एस की वैल्यू को पुट करते हैं, सो 8 इक्वल टू एल बाई एस हो जाएगा 12 माइनस 3, 9 इंटू 5/18। और आप इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये 2 बार में कैंसिल, ये 10 बार में कैंसिल, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल विल बी इक्वल टू, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, ओके, ये ऊपर जाएगा तो 8 में डिवाइड होगा इससे, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 40/2, और 40/2 का मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द ट्राम, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका 39 का आंसर, सी करेक्ट, ओके। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये तो बना ही होगा सबसे, आई होप सो कि यहाँ तक सभी क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 40 नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये भी, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा काफ़ी अजीब समझ के, लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब वैल्यूज़ याद हों, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है देखो सभी, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या यूज़ किया गया है कि अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं, सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो 11 का एक प्रॉपर्टी होता है, ये नंबर कम्प्लीटली 11 की एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 121 मिलेगा, 2 डिजिट हैं, 2 तक गए फिर वापस रिवर्स आ गए, ठीक है। अगर आप 111 का स्क्वायर करो, 111 का स्क्वायर करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा 12321। आप 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करो, आपको रिजल्ट मिलेगा 1234321। जितना 1 है उतना नंबर तक जाएंगे फिर रिवर्स आ जाएंगे। अगर 5 टाइम्स 1 हो, इसका स्क्वायर करो, कहाँ तक जाएंगे, 5 बार 1 है तो 1 से 5 तक जाएंगे और फिर रिवर्स आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी होगा इस नंबर का। तो ये इसी के बारे में है कि यहाँ पे कितनी बार गया है, देखो 9 तक गया है और वहाँ से रिवर्स आ गया, तो 9 तक अगर गया है तो ये नंबर कौन सा है, एन जो है, एन स्क्वायर जो है, ये किसका नंबर स्क्वायर किया गया है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 1 और इसका स्क्वायर करने पे तो हमें ये नंबर मिलेगा। देन हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर एन हैव, एन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, आप आराम से देख के यहाँ पे बता सकते हो, 9 डिजिट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ट्रिक एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, होप सो सभी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45, ओके। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 45, ये बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं इसका आंसर। मैं आप सभी को टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, सब लोग ट्राई ट्राई करो। दिस इज 45 नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 45 इज दिस। चलो सब लोग सॉल्व करिए, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग आराम से बनाओ। एंड व्हाट कुड बी द आंसर, सॉल्व एवरीवन। See, a set of 20 pipes can fill 70% of the tank in 14 minutes, ठीक है। 20 पाइप्स का एक सेट है, 20 पाइप्स का एक सेट है, और ये क्या करते हैं कि 70% ऑफ द टैंक को 14 मिनट में फिल कर देते हैं। 70% को फिल करने में 14 मिनट का टाइम लगेगा, तो 100% को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 14/70 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल कर दोगे, 7 से 2 बार में कैंसिल, ये 20 आ गया, ये आ गया 20 मिनट। तो इन 20 पाइप्स को कंप्लीटली टैंक को फिल करने में 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, ओके। चलो सेकंड, यहाँ पे 10 पाइप्स हैं, सेकंड केस में 10 पाइप्स का एक सेट और है हमारे पास, और 10 पाइप को
देखो यहाँ पे अनदर सेट y ऑफ 10 पाइप्स फिल्स 3/8 ऑफ द टैंक इन 6 मिनट्स। तो 10 पाइप्स का एक सेट है हमारे पास और ये क्या करता है कि 3/8 8 पार्ट में से 3 पार्ट फिल करने में टाइम लगेगा 6 मिनट। तो 3 पार्ट फिल करने में 6 मिनट का टाइम, तो 1 पार्ट फिल करने में 2 मिनट्स का टाइम, तो 8 पार्ट फिल करने में 16 मिनट का टाइम। ठीक है, तो ये जो 10 पाइप्स का सेट है, ये जो सेट वाई है 10 पाइप्स का सेट, इसे कंप्लीटली टैंक को फिल करने में 16 मिनट का टाइम लगता है। ये एक्स का सेट है और ये वाई का सेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अनदर सेट वी हैव इज व्हाट, a third set Z of 16 pipes can empty the half tank. Z है 16 pipes का tank, 16 pipes का ये set है Z and it can empty half of the tank in 20 minutes. अगर ये टैंक को हाफ खाली कर देगा 20 मिनट्स में, तो कंप्लीटली खाली करने में समय कितना लगेगा? 40 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, नाउ तो टेक द एलसीएम। एक्स वाई और जेड तीनों के डेटा हमें पता है। एक्स कैन completely fill the tank in 20 minutes, y can completely fill in 16 minutes and z can completely empty in 40 minutes. Take the LCM. LCM मेथड आप सभी को मैंने बताया था। अब यहाँ पे जैसे ही LCM लोगे तो LCM कितना हो जाएगा? देखो इन तीनों का LCM आप यहाँ पे ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं। ठीक है, 80 जैसे लेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 4 की हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 की हो जाएगी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 की हो जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 की हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 की हो गई। सो एज पर द क्वेश्चन हमें बोला गया कि if half of the pipes of set x are closed and only half of the pipes of set y are open and all the pipes of the set z are open, then how long will it take to fill 50% of the tank? हमें इस बार कंप्लीट वर्क डन नहीं करना है, वर्क डन का 50% ही करना है। टैंक को आधा भरना है, मतलब वर्क डन हाफ करना है। तो ये हाफ वर्क डन करने में टाइम कितना लगेगा? तो फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इक्वल टू वर्क डन बाय एफिशिएंसी। तो वर्क डन कितना करना है हमें? 80 का हाफ करना है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये देता है जो एलसीएम लेते हैं हम, इसका हाफ करना है, मतलब 40 यूनिट ही वर्क डन करना है। और एफिशिएंसी क्या होगा? इसमें मेन खेला एफिशिएंसी का है। देखो ध्यान से, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट पाइप। अब ध्यान से देखना, ये जो लाइन यहाँ से है ये काम देगा। हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड, एक्स का 20 पाइप मिलके, एक्स का 20 पाइप मिलके 4 का फ्रीक्वेंसी देता है। तो अगर हाफ पाइप को हम क्लोज कर देंगे तो 10 पाइप्स का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 का होगा। करेक्ट। चलो एक्स यहाँ पे फिल करने का काम कर रहा है, वाई फिल करने का काम कर रहा है और जेड एम्प्टी पाइप है, जेड खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, जस्ट इन द सेम वे वाई, वाई के बारे में क्या बोला गया? ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन। वाई का भी सेम कहानी है, इसके भी हाफ पाइप ही ऑपरेट करेंगे। तो कंप्लीट अगर हम देखें तो वाई के 10 पाइप्स का फ्रीक्वेंसी 5 था, 10 पाइप्स का फ्रीक्वेंसी 5 था, तो हाफ पाइप का 5 पाइप्स का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। प्लस में हम लेंगे क्योंकि फिल करने का काम करेगा। और Z के बारे में क्या बोला गया? ऑल पाइप्स ऑफ द सेट Z आर ओपन। Z के सारे पाइप्स को हमने ओपन कर दिया, तो Z कंप्लीटली काम करेगा विद -2 फ्रीक्वेंसी। जो Z का फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज काम करेगा। यहाँ पे माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि Z एम्प्टी पाइप है, खाली करने का काम करेगा, दैट्स वाई माइनस में लिया हमने। तो बस इसे आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल, और ये 40/2.5 ये डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट कैंसिल होकर दे देगा 60। 2.5 से 40 कटेगा 16 टाइम्स, तो 16 मिनट विल बी द आंसर। 16 मिनट विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। ओके, होप सो क्लियर सभी को। चलिए, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Next question. Okay, that is question number 46. Okay, this is question number 46. चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे देखते हैं। n is a natural number, n is a natural number, then what is the number of distinct remainders? What is the number of distinct remainders of 1 to the power n plus 2 to the power n when divided by 4?
4 से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग रिमाइंडर्स का नंबर क्या होगा। हमें ये नहीं पूछा गया कि रिमाइंडर्स क्या होंगे, हमें पूछा गया कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स का नंबर क्या होगा बता दो, कितने अलग अलग रिमाइंडर्स आ सकते हैं। तो आप अगर n की जगह पे 1 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 टू द पावर 1। यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 1 कितना देगा, 3 देगा। ठीक है, n की जगह पे 2 पुट करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये कितना देगा, 5 देगा। n की जगह पे 3 पुट करो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। n की जगह पे 4 पुट करो, 1 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4, इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। ओके, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर था, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, अलग अलग रिमाइंडर्स कितने आएंगे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग रिमाइंडर्स कितने आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के कितने रिमाइंडर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ये तो अलग रिमाइंडर है ही, और अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करें, 4 से हमें हर एक नंबर्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे तो 3 रिमाइंडर मिल गया, ये एक रिमाइंडर है। इन सभी नंबर्स में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा, आप चेक करके देख लो। इन सभी में 4 से डिवाइड करने पे ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा, और एक केस में रिमाइंडर 3 मिला था। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर 1 टिक किया था फर्स्ट ऑपरेशन को ही देख के, जो कि रॉन्ग हो गया था। तो इसका आंसर 2 होगा, 2 विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे एक तो 3 रिमाइंडर मिल गया, और उसके अलावा ये 3, इसके बाद जो भी नंबर्स आप देखेंगे सब में रिमाइंडर 1 मिलेगा। अलग अलग कितने टाइप के रिमाइंडर्स मिलेंगे यही क्वेश्चन था, केवल 2 टाइप के रिमाइंडर्स मिलेंगे 4 से डिवाइड करने पे, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 46। आई होप सो सभी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 47। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं हम कैसे करेंगे। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। ओके, चलिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, एंड द क्वेश्चन इज लेट p इक्वल्स टू ट्रिपल क्यू, p equals to triple q be a 3 digit number, p equals to triple q be a 3 digit number. Okay, just a minute. Okay, so continuing our next question, this is question number 47. Okay, and what should we need to do in this question, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, परखना है। ओके, क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया है बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। लेट p को एक ट्रिपल क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया। ओके, p equals to triple q be a 3 digit number, then what is the SCF? What is the SCF of p and 481? What is the SCF of p and 481? हमें यहाँ पे बताना है, कोई भी p एक 3 digit का नंबर है, यहाँ पे नंबर सेम होंगे ऑब्वियसली, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि what is the SCF of p and 481? p and 481 का SCF यहाँ पे क्या होगा हमें ये बताना है। एंड व्हाट शुड वी नीड टू डू द आंसर, बताओ यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे। अगर आप डेटा को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएं, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। ओके, सो कैसे काम करेंगे यहाँ पे, अगर आप 47 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें, तो यहाँ पे अगर आप p के जगह पे आप लिख दो ट्रिपल वन और हमें एस लेना है 481 के साथ, या फिर आप p के जगह पे लिख दो 222, आप p के जगह पे लिख दो 333। तो यहाँ पे जो इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होंगे ये आप ऑलवेज चेक करना 37 के टर्म्स में आएंगे, और अगर 37 के टर्म्स में आएंगे तो इट विल बी अ फैक्टर, और अगर ये फैक्टर होगा तो एच यहाँ पे कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
तो 47 का आंसर आप लोग सी मार्क कर लेंगे। होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से देखना है सबको यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, चलिए। सी द क्वेश्चन इज, what is the 489th digit in the number this number 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 9 तक हम गए, फिर 10 11 12 13 ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि 489th डिजिट कौन सा होगा। तो जस्ट लाइक दैट कि मान लो अगर कोई राइटर है जो बुक पे पेज के नंबर्स लिखता है, अगर हम बुक्स के पेज को प्रिंट करें, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी बोला जा सकता था हमें कि 500 पेजेस का एक बुक है और इसमें हमने हर पेज का नंबरिंग करा। तो बताओ जो 489th डिजिट होगा, नॉट 489th नंबर, नंबर नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया डिजिट क्या होगा ये बताओ। इस बुक के 489th डिजिट का वैल्यू बताओ कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। और यहाँ पे कैसे करेंगे आप लोग देखो, अगर आप यहाँ पे ऑपरेट करना चाहो ठीक से, सो व्हाट कुड बी द वैल्यूज। सी व्हाट कुड बी द वैल्यूज, अगर हम 1 से 9 तक, अगर आप यहाँ पे 1 से 9 तक देखो तो 1 से 9 तक नंबर्स कितने होंगे। अगर हम नंबर्स चेक करें तो यहाँ पे 9 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10 से लेके 99, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर्स होंगे। ये आपके कितने नंबर्स हो गए, टोटल 90 नंबर्स हो गए। 90 नंबर में दो दो डिजिट, तो टोटल नंबर्स, टोटल यहाँ पे डिजिट नॉट नंबर्स, आप लोग यहाँ पे लिख लो डिजिट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिट। इन नंबर्स में कितने कितने डिजिट होंगे मैं ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से 9 तक 9 नंबर है सिंगल डिजिट वाले, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 9 हो गए। 10 से 99 तक डबल डिजिट वाले कितने नंबर हैं, 90 नंबर्स हैं, तो 90 इंटू टू कितना हो गया, 180 हो गया। यहाँ तक तो हमें 189 डिजिट मिल चुके हैं। 189 डिजिट तो हमें यहाँ तक मिल चुके हैं। बचे कितने, बचे 489 माइनस 189, ये बच गया 300 नंबर का खेला अभी बचा हुआ है। तो ये 300 नंबर्स को हम क्या करेंगे, 300 नंबर्स, 300 डिजिट बचे हुए हैं और 300 डिजिट कौन कौन से होंगे। जैसे ही आप 99 क्रॉस करोगे तो उसके बाद क्या मिलेंगे आपको, 100 101 102, ऐसे करके आपको तीन डिजिट वाले ही नंबर मिलेंगे। तो 300 डिजिट में तीन डिजिट वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 100 नंबर्स हो जाएंगे। तो आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे, यहाँ तक तो हमें 99 मिल चुके हैं, यहाँ पे 103 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कितने होंगे, 99 तो हमें यहाँ तक मिल चुके थे ऑलरेडी, और ऐसे नंबर्स और कितने आने हैं, 100 नंबर्स आने हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, 199 हो जाएंगे। इसका मतलब जो नंबर होगा उसका सबसे लास्ट वाला डिजिट कौन सा हो जाएगा, 489 जो डिजिट होगा दैट विल बी 9। ऑप्शन नंबर डी, 9 विल बी द आंसर। 9 will be the answer for this question. Okay, so that was question number 48. I hope so clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसके बाद इस पे जाते हैं। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन सी, यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। ओके, चलिए। So three teams. The question is three teams PQR participated in a tournament in which the teams play with one another exactly once. Okay. A win fetches a team. A win fetches a team 2 points. Win करने से आपको कितने points मिलेंगे, 2 points. And a draw 1 point. अच्छा, अगर आप draw कर देते हो तो आपको 1 point मिलेगा, ठीक है। And a team gets no point for a loss. Loss करने के लिए कोई भी point नहीं मिलेगा, 0 points। लॉस के कंडीशन में आपको मिलेंगे 0 पॉइंट्स, ठीक है। चलो, ईच टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट। द टीम पी क्यू आर, देखो यहाँ पे तीन टीम्स हैं पी क्यू आर, ठीक है। एंड ईच टीम हैज स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट। सो द टीम पी गॉट 3 पॉइंट्स। टीम पी फाइनली गॉट 3 पॉइंट्स। टीम पी के पॉइंट्स कितने हैं, 3 पॉइंट्स, ठीक है। क्यू गॉट 2 पॉइंट्स एंड आर गॉट 1 पॉइंट। आर को सिर्फ 1 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पी को 3 पॉइंट मिलने हैं, क्यू को 2 पॉइंट मिलने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन पी एंड क्यू इज अ ड्रॉ विद द स्कोर 0-0। क्या ये पॉसिबल है होना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है होना। देखो
बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पी और क्यू के हम पॉसिबिलिटीज को चेक करें तो पी और क्यू के बीच में देखो क्या क्या हो सकता है, वन वन हो सकता है पॉसिबिलिटी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आर और जीरो हो सकता है अगर ये विन करेगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट इसको तब मिलते हैं जब ये विन करता है। जीरो जीरो पॉसिबिलिटी है, जीरो वन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैच का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन पी एंड क्यू विल बी अ ड्रॉ, अगर जीरो जीरो स्कोर रहा तो हम ये बोल सकते हैं करेक्ट है। Statement 1 is follows, it's correct. Second statement is the number of goals scored by R against Q is 1. Number of goals scored by R against Q is 1. देखो ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर R और Q के हम कॉम्बिनेशन देखें, पी आर के बेसिस पे अगर हम आर और क्यू के कॉम्बिनेशन देखें तो पी आर को अगर हम जीरो जीरो करेंगे तो आर क्यू के केस में ये चीज़ वैलिड हो रहा है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट टू भी यहाँ पे करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ओके, चलिए दैट वाज क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नंबर 58 आप सबके सामने। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। अ 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना। अ 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी, ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज सच दैट टी नॉट इक्वल टू जीरो। टी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। पी इज थ्राइस ऑफ टी। ओके, पी इज थ्राइस ऑफ टी। एस इज ग्रेटर देन क्यू बाई फोर, while q is greater than r by 3। देखो p is equal to thrice of t, s is greater than q by 4। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू क्यू प्लस फोर, वाइल q इज ग्रेटर देन r, q इज ग्रेटर देन r बाई थ्री। ओके, सो हाउ मेनी सच 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल है हमें ये बताना है। आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा। आप अगर अलग अलग नंबर्स के वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो 58 का आंसर आ जाएगा बी फोर। ऑप्शन नंबर बी फोर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के सामने। चलिए कैसे करेंगे, लेट्स enlarge it। So this is question number 59 and what should be the result? See, 59 में हम क्या काम करेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x can complete one third of a certain work in 6 days। x can complete one third of a certain work in 6 days। तो कंप्लीट वर्क फिनिश करने में इसे टाइम कितना लगेगा, 18 डेज का टाइम लग जाएगा। ओके, and just like that, next data, y can complete one third of the same work in 8 days। if y can complete one third of the same work, see, y can complete one third of the same work in 8 days, तो कंप्लीट वर्क फिनिश करने में y को कितने डेज लगेंगे, 24 डेज लग जाएंगे। ओके, एंड जस्ट लाइक दैट, z can complete three fourth of the same work in 12 days। z can complete three fourth of the same work in 12 days। तो तीन पार्ट खत्म करने में 12 डेज, तो वन पार्ट खत्म करने में 4 डेज, तो फोर पार्ट खत्म करने में 16 डेज लगेंगे टोटल z को। इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम मेथड मैंने आप सभी को बताया था मेरे क्लासेस में। तो एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे, तो एलसीएम इन तीनों का कितना आ जाएगा, इट विल बी 144। तो एलसीएम में आप यहाँ से डिवाइड करो, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 की हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 की हो गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 9 की हो गई। ओके, तो हमें क्या बोला गया कि ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज एंड देन x एंड z क्विट एंड y अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 8 होल 2 by 3 डेज, देन फाइंड n। ओके, अब टोटल वर्क यहाँ पे 144 यूनिट है। और देखो यहाँ पे काम का नेचर क्या होता है कि यहाँ पे तीनों मिलके एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, वी नो दैट वर्क डन इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर कितना वर्क किया, तीनों ने वर्क कितना किया, अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों ने यहाँ पे एन डेज तक वर्क किया। सो एन डेज टाइम इनटू एफिशिएंसी, एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के एफिशिएंसीज हैं, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी विल गिव वर्क डन अप टू एन डेज। अगेन एन डेज तक एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर काम किया, फिर एक्स और जेड ने क्विट कर दिया और वाई ने अकेले वर्क फिनिश किया रिमेनिंग 8 होल 2 by 3 डेज में।
तो 8 होल 2/3 डेज का मतलब क्या, 26/3 टाइम हो जाएगा, 26/3 डेज। और यहाँ पे वाई ने अकेले फिनिश किया अपने फ्रीक्वेंसी से। सो टाइम इंटू एफिशिएंसी, अगेन वर्क डन बाई वाई हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन हो गया। आप इसे टोटल वर्क डन के साथ इक्वेट कर दो। तो अब जैसे इक्वेट करेंगे, सो टोटल वर्क डन इज व्हाट, here total work done is 144, and 144 will be equal to n times x plus y plus z। ये x y और z के वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसीज। 8 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 यानी 23, दिस इज 23, एंड प्लस वर्क डन बाय y। तो y की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, और 6 इंटू 26/3। चलो इसे अब सॉल्व करेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करके देखेंगे तो n कितना आएगा। देखो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। सो n विल बी इक्वल टू 144 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 23। आप इसे सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4। तो n अगर 4 आ गया, हमें डायरेक्टली n ही बताना था कि व्हाट इज n, कितने दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया था, इसी n का वैल्यू पूछा गया था। देखो ऑप्शन में 4 है क्या, डेफिनेटली है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 4। ठीक है। सो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 59 दैट वाज ओके। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 64। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 64। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सी, consider the following statements, okay, and the statements are, what are the statements? See, the question is the 5-digit number, the, just a minute, okay, there exists a natural number which when increased by 50%, there exists a natural number which when increased by 50% can have its number of factors unchanged। ऐसा कोई नेचुरल नंबर क्या है जिसे अगर हम 50% से बढ़ा दें तो उसके उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे। मान लो हमने कोई नेचुरल नंबर लिया 5, 5 को अगर हम 50% से बढ़ा दें, ठीक है, या फिर अगर मान लो हमने एक नंबर लिया 3, 3 को अगर हम 50% से बढ़ा दें, 3 में हमने 1.5 कर दिया। या फिर मान लो हमने एक नंबर ले लिया 2, कुछ भी ले लो इजी कैलकुलेशन के लिए, हमने एक नंबर लिया 2, 2 को 50% से बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे। यहाँ पे 2 के फैक्टर्स 1 और 2 थे, 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3 रहेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स दोनों में सेम रहेंगे। तो बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वन, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर which when increased by 150% can have its number of factors unchanged। चलो अगेन, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जिसे अगर 150% हम बढ़ा दें तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे। मान लो अगेन हमने 2 नंबर लिया, इसे 150% अगर आप बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 150% का मतलब सेम वैल्यू में और हाफ ऐड कर दो तो ये 5 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या अनचेंज रहेंगे, 1 के फैक्टर्स 1 एंड 2 होते हैं, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 होते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही हैं, दोनों में नंबर ऑफ फैक्टर्स सेम है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विल रिमेन अनचेंज। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 64 का सी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके चलिए, also clear to all। So next question in front of all of you now, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 67। कैसे होगा देखते हैं, चलो। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिमाइंडर वन, what is the remainder when 9 to the power 3 plus 9 to the power 4 plus 9 to the power 5 up to 9 to the power 100 is divided by 6। हम अगर इसे 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। देखो अगर आप 9 टू द पावर 3 27 हो जाएगा, 27 में अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 देगा। इसी तरह से रेस्ट नंबर्स में भी आप चेक करके देखो, 9 टू द पावर 4 से भी रिमाइंडर 3 मिलेगा, इससे भी रिमाइंडर 3 मिलेगा, इससे भी रिमाइंडर 3 मिलेगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो हर केस में आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा।
तो यहाँ पे 3 ऐड होता चला जाएगा कितने टाइम्स, आप इसे ऐड करोगे 98 टाइम्स ये ऐड होगा। सो 98 इंटू थ्री, हमें क्या बोला गया, अल्टीमेटली रिमाइंडर क्या मिलेगा। सो 98 इंटू थ्री, यहाँ पे अल्टीमेटली ये कंप्लीटली फॉर्म 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ऑप्शन ए विल बी आंसर 0। अल्टीमेटली आपको 0 रिमाइंडर्स मिलेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं ऑन योर बोर्ड। 68 नंबर, चलिए। सो दिस इज 68 नंबर, कैसे करेंगे। अ क्वेश्चन इज गिवन, यहाँ से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप हिट एंड ट्रायल करके बहुत आराम से इनका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑल अबाउट 68, सी इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन देखो, the question is what is the smallest one digit number having exactly four distinct factors? What is the smallest one digit number having exactly four distinct factors? एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। देखो, चार अलग अलग फैक्टर्स मिलने चाहिए वन डिजिट नंबर के। तो अगर आप इसे चेक करोगे तो वन के फैक्टर्स तो वन हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। टू के फैक्टर्स टू इंटू वन होंगे, नहीं होगा, दो फैक्टर्स हैं। थ्री के फैक्टर्स वन इंटू थ्री होंगे, यहाँ भी दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। फोर के फैक्टर्स वन इंटू टू इंटू फोर होंगे, यहाँ भी तीन फैक्टर्स हैं। हमें मिनिमम कितना चाहिए, फोर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स चाहिए। तो फोर तक तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। फाइव में भी आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, वन इंटू फाइव। तो आप अगर सिक्स तक पहुंचेंगे, पहला नंबर अगर आप सिक्स को लिखेंगे तो सिक्स के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स। ये चार फैक्टर मिल गए और चारों अलग अलग फैक्टर हैं। ठीक है, सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, अगर आप सिक्स के साथ साथ एट को चेक करें तो एट के फैक्टर्स वन टू फोर एंड एट आएंगे, यहाँ भी चार अलग अलग फैक्टर्स हैं। बाकी किसी भी नंबर में आपको चार फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, चार अलग अलग फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स मिल रहे हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट फैक्टर। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा मिलेगा, सिक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें इन दोनों में से किसी भी डेटा की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेटमेंट वन था टू इज वन ऑफ द फैक्टर्स, स्टेटमेंट टू था थ्री इज वन ऑफ द फैक्टर्स। हमें आंसर करने के लिए दोनों में से किसी भी डेटा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑप्शन क्या करेंगे, देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देख लो सभी। देखो, एक ऑप्शन डी नया ऑप्शन ऐड किया गया है, आप लोग ध्यान से देखना। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट्स को बिना यूज किए भी हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल गेट द आंसर। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है, तो बहुत ध्यान से आंखें खोल के आपको ऑप्शंस भी देखना होता है एवरी ईयर, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं तो। ठीक है, चलिए, एवरी ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस के साथ शफल तो करती ही करती है, ऑप्शंस के साथ भी करती है, तो थोड़ा ध्यान से सभी को ऑपरेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। ओके, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। चलिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द क्वेश्चन इज लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ओके, एंड यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन है हमें, पी क्यू आर एस चार डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इनके वैल्यूज हमें क्या गिवन है, इफ पी पी इंटू आर क्यू, सी पी पी इंटू आर क्यू, सॉरी पी पी इंटू पी क्यू है, सो पी पी इंटू पी क्यू is equal to double R double S. PP into PQ equal to double R double S, where P is less than equal to 3 and Q less than equal to 4. Then what is Q equal to? Q का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, P is less than equal to 3 and Q is less than equal to 4। आपको P का वैल्यू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 1 से स्टार्ट करके आपको ये वैल्यूज लेने हैं। P के वैल्यूज आप 3 तक जाओगे मैक्सिमम, Q के वैल्यूज आप 4 तक जाओगे। तो इतने अलग अलग डिजिट कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर्स लें तो P के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 3 1 हो सकते हैं, 3 2 हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट नंबर्स अगर आप लोग 3 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर आपने P का अगर 3 3 ले लिया तो Q के नंबर्स इतने हो सकते हैं। 3 3 आप नहीं लोगे Q का नंबर, क्योंकि अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो
आप अगर 3 3 इंटू 3 4 करते हैं, इट विल गिव यू 1112, 1112 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 3 2 1 लेते हैं तो इसके साथ साथ नंबर्स क्या मिलेंगे, 4 3 2 1, जिसके साथ कॉम्बिनेशन आपका वही करना पड़ेगा, 33 22 11 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम जो है यहाँ पे इजीली इसका वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू 1112 आ तो रहा है, और इसका आंसर करने के लिए भी अगर हम देखें ध्यान से, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। सो सेम ऑप्शन विल प्रिवेल, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। दोनों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इनमें से किसी को भी लिए बिना हम अपना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलिए, दैट वाज 69। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आप सबके सामने, ये सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं, चलो। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सी अगेन, द क्वेश्चन इज, इन अ फुटबॉल मैच, इन अ फुटबॉल मैच टीम पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वाज बिहाइंड बाय 3 गोल्स विद 10 मिनट्स। पी जो थी वो 3 गोल से पीछे थी, 3 गोल्स एट 10 मिनट्स। पी जो है वो क्यू से 3 गोल से पीछे है, पी जो है वो क्यू से 3 गोल से पीछे है, और टाइम 10 मिनट ही बचे हैं। तो ऑब्वियसली अगर पी को जीतना है तो उसे उस 10 मिनट में 3 गोल या उससे ज़्यादा गोल करने पड़ेंगे, ये क्लियर है। तो डज टीम पी विन द मैच, क्या टीम पी मैच जीत पाती है? आपको डेटास को देख के आंसर करना है। फर्स्ट आप डेटा 1 देखोगे, टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट 10 मिनट्स, ऑब्वियसली जीत जाएगी यहाँ पे। अगर टीम पी ने लास्ट 10 मिनट में 4 गोल कर दिया तब तो मैच आराम से जीत जाएगी, क्योंकि 3 गोल पीछे थी और मिनिमम 4 गोल चाहिए थे जीतने के लिए, और पी ने अगर 4 गोल कर दिया तो पी आराम से मैच जीत जाएगी 10 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट्स में। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 से हम बता सकते हैं कि टीम पी विल विन द मैच। स्टेटमेंट 2 इज व्हाट? स्टेटमेंट 2 अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है कि टीम क्यू स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच। अब क्यू का टोटल स्कोर हमें 4 गोल गिवन है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्यू ने कितना गोल किया? हमें ये देखना है कि पी ने लास्ट टाइम में क्यू के साथ जो डिफरेंस था पी का, वो 3 गोल्स का था। तो अगर यहाँ पे 3 गोल्स का डिफरेंट है तो पी का गोल कितना हो जाएगा, 1 गोल अभी हो जाएगा स्कोर। तो लास्ट के 10 मिनट में पी ने इससे ज़्यादा गोल किया कि नहीं, हमें ये चेक करना था। तो स्टेटमेंट 2 से ये चीज़ कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है। एक बात का ध्यान रखना, ऑलवेज जो बच्चे गलती करते हैं, स्टेटमेंट 2 में जब आप चेक करोगे तो स्टेटमेंट 1 को भूल जाओगे उस टाइम, स्टेटमेंट 1 को भूल के फिर स्टेटमेंट 2 को देखेंगे आप। तो 1 से आंसर आ रहा था बट 2 से आंसर नहीं आएगा, तो आंसर विल बी ओनली 1 करेक्ट। देखो कौन सा ऑप्शन जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग any one of the statements alone but cannot be answered using the other statement alone। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का आंसर। चलिए, होप सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सब लोग देखो, इट इज 74 नंबर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। चलिए, सो अगेन हमारा क्वेश्चन क्या, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा अलग हमारा डेटास दिए गया यहाँ से, तो बहुत ध्यान से सब लोग देखिएगा यहाँ पे कैसे ऑपरेट करेंगे हम। सी द क्वेश्चन इज p plus q whole square minus 4pq where pq are natural numbers positive। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्या? देखो, अगर p plus q whole square, अगर आप p plus q whole square करते हो और माइनस 4pq करते हो, तो ये रिजल्ट क्या देगा? ये तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और माइनस 4pq क्या देगा, माइनस 2pq। तो आप इसे p माइनस q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसे अल्टीमेटली क्या कर सकते हो, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। ओके, आप इसे अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम इसे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं तो फिनोमिनन क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू जो भी आएगा, p एंड q आर नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव, हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव होगा कि नहीं। अब देखो, अगर एक कंडीशन में आपको यहाँ पे दोनों की ज़रूरत है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर p इक्वल टू क्यू हो गया तब तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। p इक्वल टू क्यू जो छोड़ के, इस कंडीशन को छोड़ के बाकी p और q के कोई भी वैल्यूज आप रख दो, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी अगर इनसाइड आएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बना देगा, उसे पॉजिटिव बना देगा। तो ये करने के लिए या तो p ग्रेटर देन q होना पड़ेगा या तो p लेस देन q होना पड़ेगा। इन्हीं दो कंडीशंस पे ये क्वेश्चन वैलिड होगा।
ये क्वेश्चन इन्हीं दो कंडीशंस पे वैलिड होगा, पी नॉट इक्वल टू क्यू के लिए ही ये कंडीशन वैलिड होगा। अगर पी इक्वल टू क्यू हो गया तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टेटमेंट वन और टू यहाँ पे दोनों की हमें ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा जा रहा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। यस, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लेके हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए, होप सो क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 75। ओके, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ से वैल्यू बेस्ड कुछ न्यू ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन सीसैट यूपीएससी में दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 75। ओके, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सी, इन अ T20 cricket match, three players X, Y, and Z X, Y, and Z scored a total of 37 runs. The ratio of numbers of runs scored by X to the number of runs scored by Y. Number of runs scored by X to the number of runs scored by Y is equal to ratio of number of runs scored by Y to the number of runs scored by Z. That means Y by Z. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो वैल्यू वन है यहाँ पे रन स्कोर्ड बाय एक्स, वैल्यू टू है रन स्कोर्ड बाय वाई, वैल्यू थ्री है रन स्कोर्ड बाय जेड। तो कौन सा करेक्ट होगा? क्या हम इस रेशियो को देख के क्या हम इस रेशियो को देख के तीनों के वैल्यूज का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड होगा। तो आप इसे देख के ये बता सकते हो कि y का जो वैल्यू होगा वो इंटरमीडिएट होगा। आप इसे आराम से बता सकते हो कि y का जो भी वैल्यू होगा वो x और z के बीच का वैल्यू होगा, बिकॉज y का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो y का जो वैल्यू होगा वो x और z के बीच में आएगा, ये तो कंफर्म है। तो a और b में देखो ये चीज़ तो फॉलो हो रहा है कि y का वैल्यू वैल्यू टू यहाँ पे मिडिल में है, ये तो क्लियर। लेकिन x और z का हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। इन इतने डेटा के बेसिस पे इन दोनों का हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोगों का मोस्ट फेवरेट आंसर। ओके, चलिए 75 का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। दिस इज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। ओके, चलिए मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। व्हाट इज द क्वेश्चन? सी, लेट पी प्लस क्यू। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना सभी। द क्वेश्चन इज लेट पी प्लस क्यू इक्वल टू 10। ये पहले से गिवन है, पी क्यू आर इंटीजर्स। ओके, सो वैल्यू वन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वैल्यू वन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू व्हेन पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो आप पी और क्यू के वैल्यूज कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। आप मान लो 2+8 रख लो, आप 3+7 रख लो, आप 1+9 रख लो, आप 4+5 रख लो। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो वैल्यू वन क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू व्हेन पी इंटू क्यू। अगर आप p इंटू क्यू करेंगे तो इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे 16, 21, 9 और 20 इस टर्म में मैक्सिमम मिलेगा। एंड सेकेंड वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p ग्रेटर दैन इक्वल टू -6 एंड q ग्रेटर दैन इक्वल टू -4। अब देखो यहाँ पे एक रैशनल चीज़ क्या है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को p इक्वल टू -6 लेते हैं, इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 16 से 14 के बीच लाई करेगी। तो फैक्टर 16 से 0 हो सकते हैं, 14 से 0 हो सकते हैं। तो ये लेने के लिए हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम होना पड़ेगा। तो वैल्यू वन और वैल्यू टू दोनों इसके लिए इक्वल होंगे, तभी ये बोलना करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए दैट वाज 76। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। ये आपके सामने सभी सिमिलर टाइप के वैल्यू बेस्ड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से अगर आप ऑपरेट करें तो आप हिट एंड ट्रायल करके इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 77। ओके, चलिए क्या करेंगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या करेंगे? कंसीडर अ सेट ऑफ 11 नंबर्स। ओके, कंसीडर अ सेट ऑफ 11 नंबर्स। वैल्यू वन इज अगेन minimum value of the average of the numbers of the set
when they are consecutive integers greater than equal to -5. Okay, -5. Okay, ठीक है. Value 2 is the minimum value of the product of the numbers of the set when they are consecutive non-negative integers. इसका भी सेम ऐसे करके आप हिट एंड ट्रायल करके चेक करोगे. अगेन इट विल गिव द वैल्यू सी. 77 का आंसर हो जाएगा सी. अगेन ऑप्शन करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 78 नंबर. चलिए ये हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है. कैसे करेंगे देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 78. चलो देखो इसमें क्या करेंगे. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. एवरेज का क्वेश्चन है ये. आप लोग बहुत आराम से इसका आंसर टिक आउट किए होंगे एग्जाम में. द क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स पी क्यू एंड आर इज के. पी इज एज मच मोर देन द एवरेज एज क्यू इज लेस देन द एवरेज. एवरेज डेटा हमेशा मीन डेटा होता है, तो पी इससे जितना ज़्यादा है, पी एज पर द क्वेश्चन पी इज एज मच मोर देन द एवरेज. पी इससे जितना ज़्यादा है, क्यू इससे उतना ही कम है, क्यू इक्वल अमाउंट में कम है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. अगर पी क्यू आर तीनों का एवरेज के था, तो आर का जो मीन वैल्यू होगा वही तो के बराबर हो जाएगा. सो आर विल बी इक्वल टू के. ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके, ऑल्सो क्लियर. काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद दिस इज 79 नंबर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 79. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 79. कैसे करेंगे देखते हैं. सी द क्वेश्चन इज, let x be a real number between 0 and 1. X be a real number between 0 and 1, then which of the following statements are correct? X square greater than x cube. चलो x का नंबर अगर आप 0.5 मानेंगे, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा. x स्क्वायर हो जाएगा 0.25. ओके, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन x क्यूब. x क्यूब के ग्रेटर देन होगा, तो x क्यूब कितना करेंगे, 0.125 हो जाएगा x क्यूब. देखो ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड अगर आप चेक करोगे तो x विल बी ग्रेटर देन रूट एक्स. क्या ये होगा क्या. 0.5 x का वैल्यू हमने लिया, क्या ये ग्रेटर देन होगा रूट एक्स का. रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0.7. रूट एक्स अगर आप निकालोगे तो 0.5 का रूट देगा 0.7. तो ये ग्रेटर देन नहीं है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बोलना रॉन्ग है. सेकंड रॉन्ग हो जाएगा. ओनली वन फॉलोज. ओनली वन फॉलोज. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, तो ऐसे करके आप और भी वैल्यूज लेके रैंडमली कोई भी वैल्यूज आप 0 से 1 के बीच का लेके चेक कर सकते हैं. 0.5 लेना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है, दैट्स वाई मैंने ये लेके बताया. ओके, होप सो यहाँ तक सभी क्लियर. चलो और आज के इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन नंबर 80. ठीक है, ये हमारा आज का डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, क्वेश्चन नंबर 80. चलो क्या करेंगे देखो. The difference between any two natural numbers is 10. The difference between any two natural numbers is 10. Okay. Difference between any two natural numbers is 10. मान लो कोई दो नेचुरल नंबर है p प्लस q, इसका सम डिफरेंस 10 है. सॉरी, इसका अगर डिफरेंस यहाँ पे 10 है, तो वी कैन राइट इट एज p माइनस क्यू इक्वल्स टू 10. ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, what can be said about the natural numbers which are divisible by 5 and lie between these two numbers. चलो अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 10 है, तो नंबर्स क्या क्या ले सकते हैं. 111 ले सकते हो, और 212 ले सकते हो, आप 313 ले सकते हो, आप 414 ले सकते हो. सब 10 के डिफरेंस पे लेना है. 515 ले सकते हो. ओके, इन सब में 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे. 5 से डिविजिबल इनके बीच के कौन कौन से नंबर्स होंगे. यहाँ 5 और 10 होंगे, यहाँ भी 5 और 10 होंगे, यहाँ पे भी 5 और 10 होंगे, यहाँ पे भी 5 और 10 होंगे. यहाँ पे 5 तो नहीं होगा, इनके बीच का नंबर लेना है, यहाँ पे ओनली 10 होगा. ठीक है, एंड सो ऑन. तो हमें क्या बताना है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स. देयर इज ओनली वन सच नंबर. ठीक है, देयर आर two such numbers, only two such numbers. There can be more than one such numbers. बिल्कुल देखो, more than one is the most accurate answer. तो only two होगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं, इसके आगे हम और भी जा सकते हैं. ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर. एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया आज हमारे एप्टीट्यूड के सेट को. यूपीएससी
2025 प्रीलिम्स सेट ए के कंप्लीट एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को मैंने इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप सो कि सभी को अच्छा लगा हो, ये वीडियो सबको समझ में आया हो। तो जो भी आपके सजेशंस एंड फीडबैक्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अपने अपने आंसर की सभी मैच कर लेना एंड होप द बेस्ट, होपिंग द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी का सीसैट का एग्जाम क्वालिफाई हो। पेपर थोड़ा टफ था बट स्टिल यू कैन क्वालिफाई बाय चूजिंग और पिकिंग द राइट क्वेश्चंस। ओके, सो इस तरह से हमने एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखा। लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा था बट सिंस हाफ ऑफ द क्वेश्चंस डूएबल थे, अगर आप देखें कुछ कुछ क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह से नेक्स्ट न्यू और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के मैं आता रहूँगा टाइम टू टाइम। और नेक्स्ट सेशंस में हम इन डिटेल अलग अलग चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप सभी को वीडियो चाहिए, किस चीज़ के डिस्कशन का वीडियो चाहिए। आप सभी कमेंट कर देंगे तो मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम आप सभी के लिए डिस्कशन लेकर के आऊँगा। ओके, चलिए, thank you all of you. Next, signing out from this class right now. Till then, take care everyone. So keep learning, keep growing. Thank you so much all.